स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, आई एम ऑल्सो फाइन। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। देखो यार, ठीक होने का मतलब ये है कि एक तो हम फिजिकल फिट होने चाहिए, फिजिकली जो होता है ठीक होने चाहिए, दूसरा हम मेंटली भी ठीक होने चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें मेंटली अवेयर रहना है, तब खास तौर से जब हम पढ़ाई में आ जाते हैं। ठीक है, जब टीचर आपके सामने है और आप मेरे सामने हो तो तब हमें मेंटली अवेयर रहना है। चलो, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिफ्लेक्शन के फिनोमिना बताई थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस मैंने आपको डिस्कस यहां पर किए थे। इसमें लॉ मैंने आपको बताया था, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम, इंटरफेस, बहुत सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए आपको। और आज मैं उसके आगे का टॉपिक एनसीईआरटी में जो अब आगे का टॉपिक है आपकी बुक में, उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, अब जैसे मैंने बताया था कि जब कोई भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो बैंड हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन देखो, एक बात और है कि खाली लाइट की डायरेक्शन ही चेंज नहीं होती, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो अब इनमें से एक खास चीज है जो लाइट ट्रैवल करने पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदलती है, चेंज होती है, वो है स्पीड। यस, किसकी स्पीड? किसकी स्पीड? मेरी स्पीड? अरे नहीं भाई, मेरी स्पीड नहीं है। मेरी स्पीड तो आपके हिसाब से चलेगी, आप जैसा चलाना चाहोगे मेरी स्पीड वैसे चलेगी। ठीक है ना? मैं यहां पर लाइट की स्पीड की बात कर रहा हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है, खाली उसकी डायरेक्शन ही चेंज नहीं होती। तो अब हम आपको यहां पर डायग्राम के थ्रू ये सारी चीजें समझाने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं लाइन बनाता हूं, यानी कि ये जो लाइन मैंने बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेस, यानी कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच की बाउंड्री जो उनको सेपरेट कर रही है। ओके, तो पहला मीडियम, मीडियम 1, चाहे रेयर हो चाहे डेंसर हो, व्हाटएवर, फिलहाल 2, और मीडियम 2। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच का इंटरफेस हो जाता है। अब हमें यह मालूम है कि मैंने आपको बताया कि जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी केवल डायरेक्शन ही चेंज नहीं होती है, उसकी स्पीड भी चेंज होती है। उसकी स्पीड भी चेंज होगी। मान लेते हैं कि लाइट की पहले मीडियम में जो स्पीड है, थोड़ी देर के लिए मैं उसको v1 कंसीडर कर लेता हूं, लेकिन जैसे ही वो सेकंड मीडियम में आएगी, सेकंड मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, v1 से डिफरेंट हो जाएगी। मैं उस डिफरेंट स्पीड को यहां पर v2 लिख लेता हूं, v2 कंसीडर कर लेता हूं। तो अब आपको एक नई चीज भी पता चल चुकी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में केवल डायरेक्शन में ही बदलाव नहीं आता है, चेंज नहीं आता है, साथ साथ उसकी स्पीड में भी चेंज आता है। बेटा, ऐसे तो और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे पास सिलेबस में बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी में जो चीजें अभी यहाँ हैं, हम वही चीजें आपको यहाँ कवर करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज होती है, वो आपकी हायर क्लासेस में डिस्कस होती है। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें हमारे पास है, एक डायरेक्शन और एक स्पीड में जो चेंज होता है रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में। ओके, तो मैंने ये बताया है कि ये v1 से v2 इसकी स्पीड हो गई जब ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल इन्होंने किया। ठीक है, इंसिडेंट। चलो, मैं इसको पॉइंट ए और ये बी, ये हमारा नॉर्मल है, एम और एन। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, पॉइंट जरा नोट करना। मैंने जो यहां पर, ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना जो मैं पूछने वाला हूं आपको, कि मैंने आपको जो ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाया है, आप यहां पर रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को देखते हुए आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मीडियम 1 रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। ऊपर वाला रेयर, नीचे वाला डेंसर, या ऊपर वाला डेंसर या नीचे वाला रेयर। बताओ बच्चों, कैन यू गैस?
अंदाजा लगा सकते हो? अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप यहां पर गैस कर सकते हैं इस लाइट के रिफ्लेक्शन के डायग्राम को देख करके कि मीडियम वन रेयर है या डेंसर है, क्या है, क्या क्या क्या। हाँ बेटा, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। गुड, वेरी गुड बेटा, सही बताया कि पहला मीडियम क्या है? रेयर मीडियम है। पहला मीडियम ये हमारा रेयर मीडियम हो गया, दूसरा वाला डेंसर हो गया। शाबाश शाबाश बेटा, आपने पढ़ा है, मुझे बहुत खुशी है। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज नोटिस कर ली है कि सर ने जो होता है कि इस लाइट को अंदर की तरफ बेंड किया है। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। अब जो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी तो ऑब्वियसली नीचे वाला जो मीडियम है वो क्या है? वो डेंसर है। क्लियर? ऊपर वाला रेयर मीडियम है। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात है, मैंने अभी तक ये आपको बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। लेकिन अभी मैंने यहां ये डिस्कस नहीं किया है कि स्पीड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, कि पहले मीडियम में अगर इसकी स्पीड v1 है तो दूसरे मीडियम में जो स्पीड v2 मैंने यहां कंसीडर की है वो v2 स्पीड v1 से ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक, तो ये भी यहां मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ये मीडियम डेंसर है, जैसे कि डेंसर ही है, सेकंड मीडियम अगर डेंसर है, अगर कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करके जा रही है तो जैसे ही वो रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ये ध्यान रखना कि जब कोई भी लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जाएगी तो उसकी लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? स्पीड डिक्रीजेस। किसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है? सर की स्पीड डिक्रीज हो रही है ना? नहीं भाई, मेरी स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही है, यहां पर लाइट की स्पीड डिक्रीज हो रही है। ओके, तो स्पीड डिक्रीजेस। किसकी स्पीड डिक्रीजेस? लाइट की स्पीड डिक्रीज। क्लियर? और वाइस वर्सा। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब डेंसर से इन केस ऊपर वाला मीडियम हमारा डेंसर हुआ, ठीक है, और नीचे वाला हमारा रेयर मीडियम हुआ। अब लाइट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है डेंसर मीडियम से, तो लाइट की अब स्पीड क्या होगी? लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। ये क्लियर हो चुका है आपको कि लाइट की स्पीड इंक्रीज कब होगी? जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। क्लियर हो गया? और एक चीज और है, जैसे मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, स्नेल्स लॉ बताया था कि sin i upon sin r is equal to a constant. This constant is known as refractive index. Refractive index is the property of a material, transparent material. It is the property of second medium with respect to the first medium, which remains also always constant. ये constant रहती है। और ये कांस्टेंट किसके लिए रहती है? ये कांस्टेंट रहती है किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, कि एयर ग्लास के लिए अलग होगा, वाटर ग्लास के लिए अलग होगा, ठीक है ना, एयर डायमंड के लिए अलग होगा, एयर वाटर के लिए अलग होगा, तो अलग अलग पेयर मीडिया के लिए अलग अलग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अच्छा, तो ये हमारा कवर हो चुका है कि स्पीड चेंज होती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला स्पीड के टर्म्स में भी आता है कि जब कोई भी लाइट फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ध्यान रखना 1 and 2, जिसको हम 1 and 2 या 2 1 भी लिखते हैं। अभी तक तो हमने स्नेल्स लॉ में ये पढ़ा है कि ये sin i अपॉन sin r होता है, ये sin r होता है, ये अभी तक हमने पढ़ा है। लेकिन अब हम एक मजेदार ये चीज पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल sin i और sin r के रेशियो को नहीं कहते, इस रेशियो को या इस कांस्टेंट को हम स्पीड की टर्म में भी ले सकते हैं। तो ये याद आप रखना कि ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 2 या n2 1 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
सेकेंड मीडियम। ओके, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कहां, इन फर्स्ट मीडियम। चलो मैं ब्रैकेट में फर्स्ट कर देता हूं, आप समझ जाना। और सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में। ये क्या हो गई, लाइट की स्पीड हो गई। तो अब हम समझ चुके हैं कि 1 and 2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के एक नहीं दो फॉर्मूले यहां हमें मिल गए हैं। एक हमें मिला है स्नेल लॉ के थ्रू, जिसे हम साइन आई और साइन आर कहते हैं। अगर हमें आई और आर गिवन होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें स्पीड गिवन होंगी लाइट की दोनों मीडियम में, तो तब हम V1/V2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि लाइट जब ट्रेवल करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट में, तो उसकी डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज होती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे फॉर्मूले V1/V2 से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो प्रॉपर्टी लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होने से, ठीक है, जो प्रॉपर्टी बदल रही है लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने से, उन प्रॉपर्टी के साथ मैथमेटिकल रिलेशन बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, जैसे आई और आर के चेंज होने पर, ठीक है, जब हम आई को चेंज करते हैं तो आर भी चेंज होता है, V1 को चेंज करते हैं V2 भी चेंज होता है, तो इनकी चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। तो इस तरह की और भी हमारे पे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके चेंज होने से हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक और बना सकते हैं। क्लियर? तो वो चीजें, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो हमारी हायर क्लासेस में, हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th में केवल स्पीड में चेंज और डायरेक्शन में चेंज से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यहां बन रहा है वही हमारे कोर्स में है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, तो ये अगर मैं इसमें छोटा सा एक और आपको एग्जांपल दूं थोड़ी देर के लिए, कि अगर पहला मीडियम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए एयर है, ठीक है, और दूसरा कोई अनदर मीडियम है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एम मान लेता हूं। तो हमें यह मालूम है कि लाइट की जो स्पीड होती है एयर में या वैक्यूम में, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर। अब वो क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट होती है एयर में और वैक्यूम में, इसीलिए इस स्पीड को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑलवेज लर्न कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर में जाएगी अगर रेस या वैक्यूम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऊपर वाला मीडियम एयर, नीचे वाला मीडियम कुछ भी हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो डायमंड हो, कुछ भी हो, तो तब हम एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम का फॉर्मूला क्या बनाएंगे। एयर में उसकी स्पीड c है, तो हम V1 की जगह पर यहां c लेंगे, और इसके बाद सेकंड मीडियम, ठीक है, वहां पर स्पीड V2 मैंने पहले ली थी, लेकिन अब V2 को V2 नहीं कहेंगे क्योंकि ऊपर जब V1 होगा तभी नीचे V2 होगा। लेकिन अब V2 को हम V कह सकते हैं कि V या VM भी कह सकते हैं कि जो वो मीडियम है वहां पर उसकी स्पीड क्या बन गई।
तो ए एन एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम, या सिंपली आप इसको सी अपॉन वी बी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको सी अपॉन वी बी कह सकते हैं। तो ए एन एम हो गया, ये देखो सी अपॉन वी बी कह सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब यहां देखो, अब मैंने आपको बताया कि ए एन एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम हो गया। इस तरीके से अगर मैं ग्लास के लिए शो करूं तो ए एन जी इज इक्वल टू सी अपॉन ये वी जी आएगा। वी जी का मतलब ये हुआ कि ग्लास में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी। इसी तरीके से अगर मैं वाटर के लिए भी ले सकता हूं, ये वाटर के लिए मैंने लिया तो सी यहाँ पर वी डब्ल्यू में ले सकता हूँ। मैं डायमंड के लिए ले सकता हूँ डी, तो सी अपॉन हम यहाँ वी डी ले लेते हैं। तो इस तरीके से इनके अलावा जो दूसरे मीडियम है उनके लिए भी हम इसी तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको? अगर मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे जाऊं कि अगर आपको मान लीजिए लाइट की स्पीड तो आपको पता चल चुकी है 3 इंटू 10⁸ है। इसकी हेल्प से अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का, तो हम उस मीडियम में लाइट की स्पीड को कैलकुलेट इन फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो जैसे ए एन जी, यानी कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के रिस्पेक्ट में वो 1.5 होता है। तो जब लाइट ग्लास के अंदर से ट्रेवल करेगी तो तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, या मैं कह सकता हूं कि एम यानी कि ग्लास है तो इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो ए एन जी इज इक्वल टू सी अपॉन वी जी। मुझे ए एन जी गिवन है और सी तो मुझे पहले से ही पता है क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसीलिए वो ऑलरेडी हम लर्न कर लेते हैं कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां ए एन जी की जगह पे 1.5 लेता हूं और सी, अरे यहां मैंने सी को रखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी लाइन में रख लेते हैं। तो 1.5 इज इक्वल टू सी, सी की जगह पे मैं 3 इंटू 10⁸ लेता हूं, अपॉन में यहां वीजी लेता हूं, वीजी को इधर 1.5 को इधर, और अब वीजी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। तो 3 इंटू 10⁸ 1.5। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा 30 अपॉन 15 कितना बन जाएगा, ये 30 हो गया, और ये 10⁸ अपॉन 15 इसको डिवाइड किया, तो अब हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिल गई है। और आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी कि अब जो ग्लास में लाइट की स्पीड है ना, वो एयर में जो लाइट की स्पीड है उससे कम है। तो ये भी क्लियर हो गया कि जब कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। इस तरीके से किसी भी मीडियम के लिए आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के साथ साथ हम रिफ्लेक्शन का जो होता है कि दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यस, ओके। अब यहां देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light by a glass block। ठीक, ग्लास ब्लॉक, ठीक। तो हम अब रिफ्रैक्शन जो पढ़ रहे हैं वो किसी
ग्लास ब्लॉक, कोई भी हमारे पास ग्लास ब्लॉक है उसकी हेल्प से हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो देखो रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक, ठीक। तो जो जैसे कि हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक होता है और अगर हम उसके एक फेस पे लाइट अगर इंसिडेंट करते हैं तो हमें पता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्टेड वेज फिर दूसरे फेस से भी इंसिडेंट होगी, फिर उसका दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं थ्रू द डायग्राम। ओके, रिफ्रैक्शन, ये मैंने एक ग्लास ब्लॉक बना लिया, ठीक है, ये ग्लास ब्लॉक। अब इस पे हमने एक लाइट इंसिडेंट की। ओके, ये ग्लास ब्लॉक है, ये लाइट को इंसिडेंट किया है हमने यहां पर। यहां छोटा सा हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऊपर एयर है, फिर ये ग्लास है, यहां तक ही ग्लास है, इसके बाद इसकी दूसरी बाउंड्री भी खत्म, तो फिर दोबारा ये एयर आ गई। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, देन एयर। ओके, अब इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि झुक जाएगी, ये अंदर की तरफ बैंड हो जाएगी, तो ये अंदर की तरफ बैंड हो गई, ये अंदर की तरफ बैंड हो गई। अब अंदर की तरफ बैंड हो गई तो ठीक है, ये आई हो गया, हमें पता है ये आई होता है, ये आर होता है, और ये रिफ्रैक्टेड रे होती है। ए, इसको हम ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी, और फिर यहां एक नॉर्मल और ड्रॉ करेंगे, हम इसको बी ले लेते हैं। देखो पहले लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन हुआ है ग्लास में और ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। लेकिन अब ये दूसरे फेस पर इस ग्लास की दूसरी बाउंड्री, दूसरा इंटरफेस जो है वो ग्लास और एयर के बीच में है, और पहला जो इंटरफेस था ये वो एयर और ग्लास के बीच में था। अब जो लाइट है वो ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो अब क्या होगा, अब ये अवे फ्रॉम हो जाएगी, बैंड्स अवे, तो ये अवे, तो ये अवे, ये अवे हो लो, ये अवे हो गई। ओके, तो ये अवे हो गई, यानी कि बाहर चली गई, ये नॉर्मल से दूर हट गई। तो अब हमें पता है ये इंसिडेंट है, ये क्योंकि दोनों नॉर्मल पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये उसी जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है उसी एंगल से यहां पर ये इंसिडेंट हो रही है, और फिर ये जिस एंगल से बाहर निकल रही है उसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, और इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर कुछ चीजें और हमारे पास आई है कि जैसे कि ए ओ तो हमें मालूम है ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। ओके, और जो हमारे पास ओ बी है वो हमारे पे रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरे इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करती है, और एक बार और इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, पहले फर्स्ट इंटरफेस से फिर दूसरे इंटरफेस से। तो दूसरे इंटरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर दोबारा रिफ्लेक्टेड रे बनी है, लेकिन अब हम इसको रिफ्लेक्टेड रे नहीं कहेंगे, ये जो दूसरी रेज, ये जो तीसरी रेज जो हमारे पास आ गई है उसको हम इमर्जेंट रे कहेंगे। तो ये जो ओ से सी, बी से सी जाएगी, ये बी से सी जाएगी, ये वाली रेज को हम इमर्जेंट रे कहेंगे, इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे ही है, लेकिन ये दूसरे इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के गई है, और वो भी ग्लास से एयर, यानी कि जिस मीडियम से आई है लास्ट में उसी मीडियम से गुजर गई। ठीक है, जिस मीडियम से आई है बाद में उसी मीडियम से वापस लौट करके आ गई। पहले एयर टू ग्लास गई थी, फिर ग्लास टू एयर गई है, तो इसीलिए ग्लास और इंटरफेस के लिए इसने जो एंगल बनाया है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। तो यहां पर आई आपको पता है, लेकिन ई आपको नहीं पता था, ई को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस।
एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। एक नया एंगल ई आ गया। लेकिन देखो अगर मान लीजिए पहला और लास्ट मीडियम अगर सेम है, ध्यान रखना जो पॉइंट बोलने वाला हूं मैं, कि अगर पहला और आखिरी वाला मीडियम अगर सेम है तो पहले मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसी मीडियम में दूसरे इंटरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। ये दोनों की दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो जो एंगल ई होता है ये हमेशा आई के इक्वल ही होता है। उसकी वजह यह है कि जो ये इंसिडेंट रे है और ये जो हमें मिली है बीसी यानी कि इमर्जेंट रे, ये दोनों पैरेलल हो जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के ले जाऊं, तो ये आपको पैरेलल नजर आएगी। किसके पैरेलल नजर आएगी? ये बीसी यानी कि इमर्जेंट रे के पैरेलल नजर आएगी। अब ये पैरेलल है तो आपको पता ही है कि अगर ये पैरेलल है, इसको भी मैं पीछे की तरफ पैरेलल अगर कर देता हूं, इसको भी पीछे की तरफ पैरेलल कर देता हूं, तो ये भी पैरेलल हो जाएगी। तो ये और ये आपके क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। आई और ई दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये मैथमेटिक्स की अपनी ज्योमेट्रिकल थ्योरम से आपको पता है, ठीक है। तो आई और ई इसीलिए इक्वल हो जाते हैं क्योंकि ये पैरेलल है। इसमें एक टर्म आती है लैटरल शिफ्ट। देखो लैटरल शिफ्ट क्या होती है कि ये रेज हमें ये लग रहा है कि इसको यहां पर इसका असली पाथ होना चाहिए। अगर ये कुछ भी नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो ये रेज सीधी सीधी यहां जाती। लेकिन यहां से जाने के बजाय पहले इसने अपना ट्रैक यहां चेंज किया, फिर उसके बाद इसने ये वाला ट्रैक ले लिया। तो फाइनली इस रे का ओरिजिनल ट्रैक तो ये है ना, ठीक है, ये इसका इनिशियल ट्रैक है, ये इसका फाइनल ट्रैक है। तो इन दोनों ट्रैक में जो गैप रह गया, परपेंडिकुलर गैप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो गैप रह गया है, इन दोनों लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये जो परपेंडिकुलर गैप है, इसी परपेंडिकुलर गैप को, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लैटरल शिफ्ट कहते हैं। आमतौर पे हम इसको कहां से स्टार्ट करते हैं? हम इस बी से, क्योंकि ये बी पॉइंट, बी जो होता है इस इमर्जेंट रे में, इस बी से ये जो इंसिडेंट रे जा रही है, इस पर अगर हम यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करें, एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल दोनों बात एक ही है, दोनों इसके बीच में परपेंडिकुलर गैप है। तो इसको यानी कि ये बी से हम इसको डी कह लेते हैं। ये बी से जो डी है, ये जो दोनों रेस का जो परपेंडिकुलर गैप है, इसको हम क्या कहेंगे? लैटरल शिफ्ट। ये लैटरल शिफ्ट है, लैटरल शिफ्ट। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी में एग्जाम में ये डायग्राम पूछे जाते हैं। इस डायग्राम को बनाना सीख लो और इसकी लेबलिंग करना भी सीख लो, ठीक है। इसमें कौन सी रेस को क्या कहा जा रहा है, किस एंगल को क्या कहा जा रहा है, ये आप सब कुछ बनाना सीख लो, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारी अपनी नॉलेज में रखो। और ख़ास तौर से ये जरूर याद रखना कि जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक ही मीडियम में है, दोनों ही एयर में है, इसलिए दोनों पैरेलल में ही रहेंगी। और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर गैप होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको हम लैटरल शिफ्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, लेबलिंग करने के लिए भी आती है। और कभी कभी डायग्राम आपसे पूछा जाता है और कभी कभी होता है कि डायग्राम आपको गिवन होता है और उसमें आपको लेबलिंग करने के लिए पूछा जाता है। और कभी कभी कुछ लेबलिंग इसमें बनी हुई रहती है और कुछ लेबलिंग उन्होंने क्या कर दी होती है, मिस कर दी होती है। और पूछा जाता है कि ये जो मिस टर्न है ये कौन सी, ये ई है, ठीक है, ये आर है, ये
डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, इस तरह की चीजें इसमें पूछी जाती है। तो इसलिए इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम बनाने की। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये किसी प्लेन सरफेस की वजह से था, ये ध्यान में रखना। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं और नए टॉपिक के साथ। ओके, कट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? यस 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 यस, मैं भी फाइन हूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा हूं मैं। और मुझे आज लग रहा है कि आप लोग पढ़ने के मूड में हो। मुझे लग रहा है कि आज बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं आप लोग सभी। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पढ़ाई के लिए तो बहुत अवेयर होना चाहिए, ध्यान में रखना। पढ़ाई है तो सब कुछ है। मैं आपको सही बताऊंगा, देखो पढ़ाई लिखाई जैसे होते कमरे में अंधेरा है तो हम टॉर्च जलाते तो रोशनी हो जाती है, बस ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी है नहीं? तो हमारे जीवन में चारों तरफ जब हम आँख खोलते हैं तो ये नहीं कि हमें जो होता है कि सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा है और सूर्य के प्रकाश से हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है, वो आँख का उजाला है। लेकिन हमारी जिंदगी का जो उजाला है वो हमारा ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, हमारी पढ़ाई है। इसीलिए तमाम एक्टिविटीज़ करने के बाद हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा इन सब एक्टिविटीज के साथ साथ, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाई को प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ाई आपके सब जरूरी कामों में से सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है, यह हमेशा ध्यान रखना। इसलिए पढ़ाई के लिए हमेशा अलर्ट रहो, ठीक है, बिल्कुल अवेयर रहना है, सिंसियर रहना है। तो आज का टॉपिक हमारा फिर से रिफ्रैक्शन। आपको अरे सर तो रिफ्रैक्शन 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 लगे रहता है। अरे भाई, जब तक रिफ्रैक्शन का कंटेंट खत्म नहीं होगा, रिफ्रैक्शन का चैप्टर खत्म नहीं होगा, तब तक मैं रिफ्रैक्शन 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 ही लगा रहूंगा। चलो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन बाय ब्लॉक, किसी भी मीडियम का ब्लॉक, जैसे ग्लास ब्लॉक हो गए, ये सब चीजें मैंने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। आज भी मैं रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन प्लेन सरफेस की वजह से नहीं, स्फेरिकल सरफेस की वजह से। लेंस, अब हम लेंस के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। और ये लेंस जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वो ग्लास के बने हो सकते हैं और वो किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के भी बने सकते हैं। नाउ रिफ्लेक्शन बाय लेंस, ओके। अब हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बाय लेंस। अब हम लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे यहां पर, ओके। तो लेंस लेंस लेंस, देखो लेंस क्या है? लेंस हमारे पास किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के बने हुए किसी शेप में ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जो लाइट का रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अभी तक प्लेन सरफेस नहीं किया था ना, तो उसी तरह से वो भी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। और ये जो लेंस होते हैं लाइट की डायरेक्शंस को मोड़ देते हैं, इसको हम अपनी डिजायर डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। तो लेंस देखो, बेसिकली हमारे पास जो लेंस है वो बेसिकली बता रहा हूं। देखो मैं अभी आपको 10th स्टैंडर्ड की चीजें बता रहा हूं, ठीक है। मैं अभी आपको बहुत आगे नहीं ले जाऊंगा, ठीक है ना। इनके बारे में तो बहुत सारा नॉलेज हम लोगों के पास है, बड़ी बड़ी क्लासेस में भी जो होता है कि इसको एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक लेवल की बात करेंगे। तो वैसे तो लेंस की बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 ही लेंस डिस्कस करेंगे। यहाँ 2 ही टाइप डिस्कस करेंगे जो बेसिक टाइप होती है लेंस की। देखो,
लेंस ग्लास के बने होते हैं या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के बने हुए होते हैं। एक हमारे पास लेंस होता है, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और एक हमारे पास होता है इस तरीके का बना हुआ लेंस। ये इस तरह का जो लेंस होता है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इस तरह का जो लेंस होगा बना हुआ उसे हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, ये लेंस जितने मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं इतने मोटे नहीं होते हैं, ये पतले पतले होते हैं। जितने पतले होते हैं, ठीक है, उनकी जो विजिबिलिटी है, किसी भी इमेज बनाने की विजिबिलिटी है, उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मोस्टली हम जो होता है कि ये जो लेंस यूज करते हैं ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये बना दिया मोटा, तो इतना मोटा नहीं लेना है, थोड़ा सा इसको आप क्या करेंगे, शार्प कर देंगे। और शार्प करना चाहेंगे तो और शार्प कर लो भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाते हैं। ये ग्लास के बने हुए होते हैं, ये साइड से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि फ्रंट से दिखाई दे रहे। फ्रंट से तो ये ऐसे होते हैं, ये फ्रंट से ये ऐसे होते हैं, लेकिन इनका जो अगर आप ऊपर से ऐसे करके हाथ लगाओगे ये फ्लैट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये फ्लैट नहीं होगा। ऊपर से जब आप हाथ लगाओगे तो ये इस तरीके से यूं नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे ऐसे आएगा। ये ऐसे ही पीछे वाले सरफेस की तरफ भी ऐसा ही होगा, तो वो पोर्शन हमें दिखाई देता है। ये तो साइड है कि ये ऐसे में है, और ये जो बनाया हमने वो ऐसे में है कि इसको हमने इस तरीके से रख दिया, वर्टिकल रख दिया, ठीक है। तो ये हम ऐसे में दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल होते हुए ऐसे है। इसका ऊपर से अगर हम इस तरीके से हाथ रख करके आगे चलेंगे, स्लाइड करेंगे, तो ये फ्लैट नहीं होगा, ये इस तरीके से नीचे से ऊपर आएगा पहले, फिर ऊपर से नीचे हाथ, ऐसे पीछे भी होता, पीछे वाले। तो इस तरह के जो लेंस होते हैं उन्हें हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा जो मैंने बनाया है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस को चलो मैं यहां थोड़ा सा छोटा करके और पतला करके बना लेता हूं, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ठीक, थोड़ा पतला बना लिया। तो ये भी जो होता है कि साइड से अगर आप देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये इसका साइड लुक है, ठीक है। इसका फ्रंट लुक नहीं है, ये इसका साइड लुक हो जाता है। फ्रंट लुक उसका भी ऐसा ही होता है कॉनकेव लेंस का। बस अगर हम इसमें ऐसे करके हाथ स्लाइड करके जाएंगे तो फ्लैट नहीं होगा। जब हम ऐसे करके हाथ लेकर के जाएंगे तो पहले एकदम से हमें ऊंचा दिखाई देगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हाथ हमारा नीचे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, उसके बाद फिर हम बीच में आएंगे तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। उसके बाद जब फिर हम हाथ को आगे ले जाएंगे तो फिर धीरे धीरे करके ऊपर ऐसे, यानी कि ऐसे हो जाता है। ऐसे पीछे वाला फेस भी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस। तो ये क्लियर हो गया आपको भाई। इससे ज्यादा तो मैं और एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा और एक्सप्लेन मैं कर ही नहीं पाऊंगा कि मैंने बिल्कुल आपको हाथ लगा करके, ठीक है, आपको आभास भी करा दिया कि कहां से नीचे से ऊपर जा रहे, कहां से पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जा रहे। तो इससे हमें महसूस हो जाता है कि ये लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। क्लियर। जब आप अपने स्कूल के लैब में जाएंगे और अपने टीचर से कहेंगे सर प्लीज हमें जो है लेंस दिखाओ, तो वो आपको दिखाएंगे, आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस हाथ में दिखाएंगे। तब आप देखना, अरे ये तो वैसे ही जैसा सर ने लेक्चर में पढ़ाया था हमें, हाँ ये तो बिल्कुल वैसी है। तो वही ओरिजिनल लेंस होते हैं, ठीक है। वो तो इनका जो साइड लुक होता है वो ऐसे दिखाई देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे बना के दिखाते हैं। क्लियर। अच्छा, तो इसको फिर मैं स्लाइड को चेंज कर देता हूं। ओके, तो रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस, ठीक है। अब लेंस के थ्रू जो होता है कि हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब देखो यहां पर अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हमारी होती है, तो उसे हमें यहाँ डिस्कस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो होता है कि दोनों ही तरह के
दोनों ही तरह की यहाँ पर लेंस बना देता हूँ, ठीक है। ये भी बना दिया मैंने, ये भी बना दिया, और इसको पार्टीशन करने वाली लाइन भी बना देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो समझने में, ठीक है। ये सहूलियत है, इसमें भी बना लो आप, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इसके सेंटर, जो भी इसका सेंटर होगा वहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, इसका भी जो सेंटर होगा वहाँ से एक नॉर्मल लाइन हमने, परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की। अब आपको अच्छी तरह से पता है, यू नो वेरी वेल, क्या कि इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, है ना। ये जो सेंटर है ये इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पॉइंट ओ होता है कोई ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, हम इसको सेंटर यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स की लैंग्वेज में इस सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक स्पेशल नाम है ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे नहीं कि सेंटर कह के छोड़ दिया हमने, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसे ऑप्टिकल सेंटर हम कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हमारा, ठीक है। तो ए ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये जो लाइन हमारे पास होगी इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस होगी दोनों लेंस के लिए, ठीक है ना। ये कॉन्वेक्स है, मैं चलो दोबारा नाम लिखता हूं, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस, ओके। क्योंकि मैंने कहा है कि जिस तरीके से प्लेन सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम रिफ्लेक्शन करते हैं लाइट का, उसी तरीके से ये जो स्फेरिकल सरफेसेस है यहाँ पर दो तरह के, ये भी लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं। देखो अगर कोई भी पैरेलल बीम इस पर इंसिडेंट होता है, ये देखो पैरेलल बीम बनाया मैंने, ये पैरेलल बीम, ये पैरेलल बीम किसका है भाई, ये पैरेलल बीम किसका है, ये पैरेलल बीम है, किसका है पैरेलल बीम, लाइट का। भाई लाइट का ये तो चैप्टर है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर एक पैरेलल बीम अगर इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होता है तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। और हमेशा ध्यान में रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो पैरेलल बीम को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देते हैं। देखो कैसे, तो आप यहां देख रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस अपने ऊपर जो भी इंसिडेंट लाइट इस पे होती है, इस पर गिर रही है, ये सब के सब एक पॉइंट पर आकर के रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये सारी की सारी रेज जो होता है रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट से मिलती है। ये पॉइंट कहां पर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम फोकस। ये इसका हो जाता है फोकस, ये फोकस है, ये लेंस का फोकस हो जाता है, ये फोकस हमारा हो गया कि व्हेन अ पैरेलल बीम इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस, ऑन कॉन्वेक्स लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन, refracted rays intersect the principal axis at a certain point, that point is known as focus of lens. ये पैरेलल बीम जब कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होता है तो ये इंसिडेंट रेस रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहते हैं। क्लियर? और एक बात और भी खास तौर से, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस अपने ऊपर इंसिडेंट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है, यानी कि अंदर की तरफ मोड़ देता है, बाहर की तरफ नहीं मोड़ता है। इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी, इसका एक नाम और है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ अंदर की ओर
क्या कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो जो कन्वर्जिंग, ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम रखा गया है कि इस लेंस की प्रॉपर्टी इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज करना होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ना होती है इसके फोकस से, ताकि ये सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर के जा सके। तो ये तो हो गया था हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब वही बात अब हम दूसरे लेंस के लिए यहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दूसरे लेंस के लिए चलो ये डायग्राम में दोबारा बना लेता हूं, देखो। तो अब हमारे पास जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, वो लेंस है हमारे पास हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है हमारे पास, कॉनकेव लेंस हमारे पास अब आ गया। ठीक है, हमें एक वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ करते ही है, ठीक है। तो इसके सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये सेंटर है जिसे हम ऑर्डिनरी सेंटर नहीं कहते, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, ये लेंस भी रिफ्रैक्शन करते हैं, लेकिन इसके रिफ्रैक्शन करने का जो कायदा है, जो ढंग है, जो स्टाइल है, वो अलग है, वो कॉन्वेक्स लेंस से डिफरेंट है। देखो, जब इस पर पैरेलल बीम लाइट का इंसिडेंट होगा तो क्या होगा। पहले लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी यह थी कि वो इंसिडेंट रेस को अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते थे, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी उससे अलग है। ये इंसिडेंट रेस को बाहर की तरफ डाइवर्ट करते हैं, बाहर की तरफ बेंड करते हैं, बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट करते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। अब बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, ये देखो, ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जब बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहीं नहीं काट पाएंगी, कहां काटेंगे, नहीं काटेंगी। तो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब अगर ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को डायरेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ही इंटरसेक्ट कर रही होगी, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही होगी। इट appears टू इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कैसे, अब हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया, ठीक है, इसको पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं मैं, ये पीछे की ओर बढ़ाया, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो हमने देखा कि अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये फोकस किसका है, ये कॉनकेव लेंस का है। इसी तरीके से बाकी रेज भी बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे और उनको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो वो सभी रेज इसी पॉइंट से गुजरती हुई दिखाई देंगी। देखो, जैसे रेज ये बाहर की तरफ जाएंगी, तो जब ये बाहर की तरफ जाएंगी, ये इस तरीके से, फिर ये रेज बाहर की तरफ जाएंगी, ये रेज बाहर की तरफ जाएगी, तो यानी कि जो पैरेलल बीम है इस लेंस के थ्रू बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, बैंड हो जाता है, और ये जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेस है, व्हेन वी प्रोसीड बैक, क्योंकि आगे तो वे मिलती नहीं है, व्हेन वी प्रोसीड बैक इट दे appears to meet principal axis at a certain point. This point is called focus of concave lens. तो कॉनकेव लेंस का फोकस आगे हो गया और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पीछे था। दोनों में फर्क है, दोनों के रिफ्लेक्शन में भी फर्क है, एक बाहर की ओर डाइवर्ट कर रहा है, वो अंदर की ओर डाइवर्ट कर रहा था। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये इंसिडेंट रेज को
बाहर की ओर रिफ्लेक्टेड करता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से कॉनकेव लेंस का एक और नाम यहां पर है जिसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि डाइवर्जिंग करना इसकी प्रॉपर्टी है, डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज diverging lens because it has property of diverging the incident rays after refraction. ओके, रिफ्लेक्शन के बाद इसने बाहर की तरफ मोड़ दिया, तो इस प्रॉपर्टी को हम डाइवर्जिंग कहते हैं। और इस लेंस को जो ये कर रहा है, जो ये काम कर रहा है, ये सिस्टम जो ये कर रहा है, उसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, और ये फोकस हो गया हमारा। और आपको अच्छी तरह से पता है फोकस और ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक का जितना भी डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो F से O तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ हो गया, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल लेंथ होता है। जैसे हमारे जो होता है कि स्फेरिकल मिरर्स में भी जो होता है फोकल लेंथ है, ये सारे टर्मिनोलॉजी वहां पर भी है, ठीक है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन के लिए थी सारी चीजें, यहां पर अब फिनोमेना लाइट की बदल गई, ये सब चीजें रिफ्लेक्शन के लिए है। ओके, तो OF इज इक्वल टू F यानी कि फोकल लेंथ, ये हमें पता चल चुकी है। चलो ठीक है, आपको डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी भी पता चल चुकी है और फोकस भी पता चल चुका है और फोकल लेंथ भी आपको यहां पर क्लियर हो गई। ओके, अच्छा, अब एक चीज और कि किसी भी लेंस के, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में से कोई सा भी लेंस हो, इनके दो दो फोकस होते हैं। लेकिन जो मैंने इनके पहले फोकस बताए हैं, इनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो F है यहां पर क्या बन जाता है, इस F को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ओके, ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये फर्स्ट है। इससे पहले जो मैंने कॉन्वेक्स लेंस में बताया था, मैं स्लाइड को थोड़ा बैक ले जाता हूं, ये तो कॉन्वेक्स लेंस में मैंने आपको ये बताया था, ये फोकस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या बन जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो F है यहां पर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने दोनों तरह के लेंस के फर्स्ट फोकल लेंस यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये क्लियर हुआ। अब मैंने कहा है कि दोनों लेंस के दो फोकस होते, तो दूसरे फोकस कहां है। अब आप ये भी तो पूछोगे कि कहां है सर, दूसरे फोकस भी तो बताओ। ये पहले फोकस है, आप मिरर में तो हमने एक एक फोकस पढ़े, यहां दो दो फोकस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने पड़ेंगे, जब होते हैं तो पढ़ने पड़ेंगे, जो चीजें हैं भाई वो तो पढ़नी पड़ेंगी ना। तो ठीक है, तो अब हम स्लाइड चेंज करें, आगे आए। ओके, तो अब हम सेकंड फोकस के बारे में यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड फोकस ऑफ लेंस। तो चलो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, बढ़िया नहीं बन रहा है ना ये हटाओ उसको, बढ़िया बनाना भाई, अच्छा बनाना है, अच्छा ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको अलग बना दूं, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको ना पतला भी बनाएंगे, है ना, तो उससे इमेज अच्छी बनती है, पतले लेंस से इमेज अच्छी बनती है। तो ठीक है, तो अब इसका सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सेस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पर नोटिस करो, जो इसका पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था, वो इधर था, पीछे वाले डायग्राम में देखना, ठीक है ना, तो यहां पर था। तो अब हम यहाँ पर सेकंड फोकस की बात करने जा रहे हैं कि इसका सेकंड फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को चलो हम F1 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, अब F1 कह लेते हैं। अब हम सेकंड की बात करेंगे। देखो सेकंड फोकस प्रिंसिपल एक्सिस में, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट है कि अगर हम ये मान लें कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंटेड सोर्स ऑफ लाइट है,
वो हमने किसी सर्टेन पॉइंट पे ऐसे रखा हुआ है कि उससे चलने वाली जितनी भी इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल बीम नहीं है, ठीक है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। वो जो अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाला जो हमारे पास बीम है, जब वो इस पर इंसिडेंट हो उस आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो बीम पैरेलल हो जाता है तो वो पॉइंट जो हम यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे ले रहे हैं उसी को हम सेकंड फोकस कहेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग वर्ड में भी कह सकता हूं कि देयर इज अ सर्टेन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन बीम ऑफ लाइट स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन all rays become parallel to the principal axis. This certain point is called second principal focus. देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है, और इस पॉइंट से इंसिडेंट रेस चल रही है, ये इंसिडेंट रेस चल रही है, इस तरीके से चल रही है। एक पॉइंट है जहां पर हमने सोर्स ऑफ लाइट रख लिया है, ये यहां से जो होता है कि कुछ लाइट की रेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एक पॉइंटेड सोर्स है, ये यहां पर हमने रखा है, ये लाइट इस तरीके से अगर चल रही है, अगर ये इंसिडेंट रेज इस तरीके से चल रही है और जब ये इस पे इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद, अगर ये सब की सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट जिससे चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसी पॉइंट को हम कॉन्वेक्स लेंस का क्या कहेंगे, सेकंड फोकस कहेंगे, और इसको हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहां F2 क्या हो गया हमारे पास, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, किसका, कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यानी कि सेकंड जो प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉइंट है जहां से चलने वाली इंसिडेंट रेस रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना है कि F1 और F2 एक ही पोजीशन पे नहीं है, ये दोनों लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस इनकी सेम होती है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये O है और ये F2 है, तो O से F1 जितनी डिस्टेंस है उतनी ही O से F2 भी होगी, यानी कि फोकल लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो हमें यह पता है कि इस लेंस के अगर लेफ्ट में अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो नेगेटिव ली जाती है, और इस लेंस के राइट साइड में यानी कि पीछे की साइड डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो O से F1 जो है पॉजिटिव होगी और O से F2 नेगेटिव होगी। मान लेते ये 10 सेंटीमीटर है, तो O से F1 को यानी कि हम फोकल लेंथ को प्लस 10 सेंटीमीटर लेंगे और O से F2 के लिए हम माइनस 10 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि जो इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो हमेशा फोकल लेंथ हमें नेगेटिव में देता है, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है वो फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव में देता है, ठीक है ना। तो यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो फोकस है F1, ये जो हमें OF1 देगा, ये OF1 होगा, तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, लेकिन जो OF2 होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूं, हाँ ठीक, तो माइनस F यानी कि नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड फोकस इस साइड पे है। तो ये क्लियर हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों क्लियर हो चुके हैं आपके, मुझे भी लग रहा है अब तो, क्योंकि आप जिस तरीके से स्क्रीन के आगे जमे हो ना, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये चीजें बोर होने वाली थोड़ी ना है, यानी ये सब चीजें हमारे फ्यूचर के काम की चीजें हैं, कितना एंटरटेन भी मिलता है इससे, कितना नॉलेज भी मिलता है, कितनी इंपॉर्टेंस की आगे, यूजफुल कितने हैं हमारे लिए आगे, ये सब हमें आगे जाके
पता चलेगा। इतना लंबा जीवन, उसकी तैयारियां आज से हमें करनी पड़ती है ना, उसको कैसे बनाना है, कैसे संवारना है, ये सब तैयारियां हमें आज ही से करनी पड़ती है। तो ठीक है, ये तो सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया। अब मैं कॉनकेव लेंस के लिए बताने जा रहा हूं। ओके, ठीक। तो लेंस बनाना इतना आसान नहीं होता ना। ये देखो, ये लेंस थोड़ा बनाना टफ होता है। थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ से, है ना, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से, ये भी पोर्शन ही इरेज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, और छोटा कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, नहीं, ठीक। तो इसको ये ज्वाइंट, ठीक है। तो एक हमने ये वर्टिकल लाइन ली, ये सेंटर लिया, और एक ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। ओके, अच्छा याद करो कि इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था वो कहां था? वो यहां था, यहां था वो, ये यहां था, ये यहां था, क्लियर, वो यहां था। तो ऑब्वियसली आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस होगा वो इस साइड तो होगा नहीं, इसके अपोजिट साइड होगा। पहले वाले में ऐसा था कि F1 इधर था, F2 इधर था, इसमें F1 इधर है, F2 इधर होगा। यानी कि वो F2 प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होगा कि अगर इस कॉनकेव लेंस पर लाइट का बीम इस तरीके से इंसिडेंट हो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बीम की जो रेज है वो इस पॉइंट से जाती हुई नजर आए, appear to pass, appear to intersect, ये नहीं कि डायरेक्ट इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए, डायरेक्ट इंटरसेक्ट ना करें, तो उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या कहेंगे? सेकंड फोकस। देखो नोटिस करो कि कोई पॉइंट यहां पर ऐसा है, कोई पॉइंट यहां पर ऐसा है F2 कि कोई रेज ऐसे आई, ठीक, और इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, और एक रेज अगर ऐसे आई, इसको भी मैं आगे डॉटेड से मैंने इसको बढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो इंसिडेंट है सीधी चलेगी, सीधी कैसे चली जाएगी भाई, रिफ्लेक्शन भी तो होगा, ठीक है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बीच में जब ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया, चाहे वो लेंस के थ्रू आया, लेकिन आया तो ना, तो रिफ्लेक्शन तो होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इस लेंस पर इंसिडेंट रे इस तरह से इस पे इंसिडेंट होती है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है, इस तरीके से इंसिडेंट रे इस पे फॉल होती है लेंस पर कि रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती हुई नजर आती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती है, उस पॉइंट को ही हम कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। हम दूसरे बीम भी डाल सकते थे, कुछ और भी ले सकते हैं, रेस को लो, इस तरह से लो, तो ये रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन होगा, तो ये पैरेलल बीम बन जाएगा। और रेस ले लो, यहाँ से भी ले लो, ठीक है, तो इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हुए दिखाओ यहाँ पर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। बेटा ये सारे डायग्राम ना बनाने आने चाहिए, ये ध्यान में रखना। ये जो बेसिक डायग्राम है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे की जो इमेज फॉर्मेशन है ना, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, प्लेन मिरर थे हमारे पास, स्फेरिकल मिरर थे, सारी इमेज बनाते थे ना, ये भी इमेज बनाते हैं। तो इमेज कैसे बनाएंगे वो सब हम रे डायग्राम से ही समझ सकते हैं, बाकी और किसी चीज से नहीं समझ सकते। तो उनकी जो बेसिक पॉइंट्स है वो ये है, बेसिक डायग्राम से वो ये है कि जब तक हमें फोकस के बारे में नॉलेज नहीं होगा ना, दोनों फोकस के बारे में, फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रिंसिपल फोकस के बारे में
जब तक हमें पता नहीं होगा ना, तब तक हम जो होता है कि इनकी इमेज डायग्राम नहीं बना सकते। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको जो था पहले ये चीजें समझ में अच्छे से आ जाए। अच्छा, तो ये F2 F1, तो F2 हमारे पास क्या हो गया, ये क्या है हमारे पास, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस है किसका, कॉनकेव लेंस का। इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं ना। और यहां पर भी वही बात आएगी कि O F1 इज इक्वल टू O F2। वो अलग बात है कि F1 और F2 एक दूसरे के अपोजिट है। एक लेंस के आगे है, एक लेंस के पीछे। जो आगे है उसकी डिस्टेंस नेगेटिव में है, जो पीछे है उसकी पॉजिटिव में है। अगर हम O से F1 लेते हैं तो जो फोकल लेंथ होती है वो हम नेगेटिव में लेते हैं, तो वो -f लेंगे, यानी कि नेगेटिव। और जो सेकंड फोकस से हमारे पास उसकी O से जो डिस्टेंस होगी OF2 वो पॉजिटिव होगी, तो उसे हम F लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेकंड फोकस तो हमने दोनों लेंस के पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हमें जो इस्तेमाल हमारा सबसे ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा दोनों लेंस के लिए। और वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है वो दोनों लेंस के लिए किस डायरेक्शन में है, लेंस के आगे या पीछे, इसको आप ध्यान रख लेना डायग्राम देख करके। उनकी फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग कि किसकी नेगेटिव किसकी पॉजिटिव होती है। तो ये क्लियर हो गया आपको? ओके 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 ओके। अच्छा, तो आप तब तक इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें कि मैंने इसमें क्या क्या आपको बताया है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद मैं आपको लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपको कराऊंगा, लेकिन वो आपको हम करवाएंगे कल के लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आप लोग आज इतना ही कर सकते हैं। आज आप लोग इतना ही पढ़ पाओगे। और देखो, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, अच्छा पढ़ो और परमानेंट पढ़ो। ये नहीं कि उसको दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने पे तब जा करके हमें समझ में आ रहा है। उसको एक बार इतने अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम दे करके पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक कि पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, और फिर बाद में अपने आप पेन पकड़ करके बिना देखे जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसको लिखना शुरू कर दो। डायग्राम है तो डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करो। तो जब आपको कंफर्म नहीं हो जाएगा कि यार हमें नहीं आ गया पूरी तरीके से, तब तक आप दोबारा से पढ़ो और फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो। इस तरीके से तैयारी होती है। और दूसरी बात है कि तैयारी लिख करके होती है कि आप जब तक कॉपी में लिख करके राइटिंग में उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका वो टॉपिक कंफर्म नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करें, आज के लिए लेक्चर ऑफ करें। थैंक यू स्टैन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, माई ब्लेसिंग विथ ऑल, थैंक यू।